डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके सर्विस बेस्ड कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कंसल्टेंसी हो, कोई भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये सीरीज जरूर करके जाना कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जब भी हम इंटरव्यूज के अंदर जाते हैं तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मुझे शॉर्ट ब्रीफ में लेकिन क्रिस्प बिल्कुल ऐसे प्योर आंसर दे रहा है कि बंदा जो है वो एक बार में समझ जाए कि मेरे को पूरे कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। ऑल्दो ऐसा नहीं होता कि भैया एक क्वेश्चन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का और उसके बाद हो सकता है वो सब्जेक्ट चेंज कर दे। नहीं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, रिकर्सिवली भी इस तरीके से आ जाता है। तो ये जो सीरीज मैंने बनाई है इसमें हम लोग सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर दी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इंटरफेस है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। हम लोग क्या चाहते हैं कि यूजर जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस ना कर सके, तो बीच में हमने एक मैनेजर लगा दिया, रिसोर्स मैनेजर लगा दिया, जो कि ये सारी चीजों को मैनेज करता है। तो आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में क्या क्या चीजें होती हैं? मेमोरी होती है। मेमोरी भी कौन कौन सी? रैम होती है, कैश होती है, हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। मतलब इन सारी चीजों को, सिक्योरिटी को, सब चीजों को मैनेज कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। जैसे हम लोग विंडोज यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वही चीजें मैंने यहां पे एक्सप्लेन की हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर इंटरनली क्या पूछा जा सकता है? रिकर्सिवली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हो सकता है आपसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लें क्या होता है, या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लें, या मल्टीटास्किंग या मल्टी शेयरिंग पूछ लें कि भैया विंडोज मल्टी शेयरिंग है या मल्टीटास्किंग है। सिंपल सा मतलब है कि यार एक ही टाइम पे जब पैरेलली बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं तो सीपीयू स्विच करता रहता है, और ये सब चीजें कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये चीजें आपसे इंटरनली पूछी जा सकती है। तो मैं सारी चीजों को यहां पे कवर जो है वो करने वाला हूं। ऐसे अगर आपसे रियल टाइम पूछ लें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जहां पे टाइम बड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब टाइम इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाइल सिस्टम है, तो भैया अगर आपने बोल दिया कि टारगेट को हिट करना है 5 सेकंड में, तो 6-7 सेकंड नहीं होने चाहिए। नहीं तो भैया जाना था जापान, पहुंच गए चीन, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ चीजें में हमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, लिख लेनी है। फिर इसके बाद आ जाता है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज यूजर मोड एंड कर्नल मोड। क्योंकि ये सारी चीजें ना मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ चुका हूं, सारा ऑनलाइन जितना भी रिसोर्सेज है उनको पूरा को खंगाल चुका हूं, रिसर्च कर चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो यूजर मोड और कर्नल मोड क्या होता है? देखो यार, आप अपने लैपटॉप में, आप अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, जैसे उनका यूआई वगैरह चल रहा है, वो यूजर मोड के अंदर चलती है सारी चीजें। लेकिन आप एग्जांपल सोचो कि जैसे ही आपने अपना विंडोज या कोई भी लैपटॉप आपने ओपन किया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई फाइल है जी abc.pdf, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, जब वो फाइल आपको दिख रही है, मतलब यूजर मोड में है, जैसे ही आपने उसको डबल क्लिक किया, मतलब आप उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो यानी तुरंत आप कर्नल मोड में शिफ्ट कर गए। कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम फुल प्रिविलेज वाला मोड आ गया। अब आपका कंट्रोल नहीं है यूजर का, अब कर्नल का मोड है। तो कर्नल क्या करेगा? उसकी परमिशन चेक करेगा कि भैया उसके ऊपर ओपन की परमिशन है या नहीं, उसका साइज, उसका जो पाथ है, सारी चीजें चेक करेगा। फिर उसको ओपन किस में करना है? पीडीएफ के किसी सॉफ्टवेयर में करना है, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में करना है, तो बेस्ड ऑन दैट वो उसको ओपन करेगा। तो ये सारी चीजें कर्नल मोड में होती है। ये यूजर का यहां पे रहता है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस है, लेकिन यहां पे आपके पास फुल प्रिविलेज होती है। लेकिन यूजर के पास नहीं, कर्नल के पास उस पूरे सिस्टम की प्रिविलेजेस होती हैं। तो अगर लेट्स सपोज कोई मेरा एक प्रोसेस है, कई बार होता है ना कि हैंग हो जाता है सिस्टम, या कोई प्रोसेस है मेरा चलते चलते बीच में रुक गया, तो हम उस प्रोसेस को बंद कर देते हैं, मतलब एक प्रोसेस मेरा इफेक्ट हुआ। लेकिन अगर कर्नल मोड में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पूरा सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, मतलब हैंग हो सकता है। ये चीजें आपको बेसिक बेसिक जो है वो पता होनी चाहिए। अब यूजर मोड से कर्नल मोड में हम कैसे जाते हैं? जैसे यूजर मोड है, उससे कर्नल मोड में कैसे जाते हैं? सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये पॉइंट नोट कर लो। आ गया जी नेक्स्ट, दैट इज सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल बेसिकली क्या है? किसी को जगाना, किसी को इन्वॉक करना कि भैया उठ, ये काम कर। तो हम लोग यूजर मोड में काम कर रहे हैं, अगर मुझे जगाना है कर्नल को कि तू मेरा ये काम करके दे, तो उसके लिए हम लोग
सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग सिस्टम कॉल आती हैं, जैसे ओपन है, रीड है, अलग अलग है। जैसे फाइल्स के लिए ओपन आ गई, रीड आ गई, क्लोज आ गई। ऐसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल है फॉक। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। फॉक बेसिकली क्या होता है कि आपने अगर पैरेललिज्म करनी है, मतलब एक टाइम पे आपने दो प्रोसेसेस को रन करवाना है, P1 P2 को, तो आप क्या कर सकते हो, फॉक का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। फॉक क्या करता है, पेरेंट प्रोसेस के अंदर एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर देता है। मतलब पेरेंट अपना काम अलग से करेगा, चाइल्ड अपना काम अलग से करेगा। इसकी अपनी एक प्रोसेस आईडी है, इसकी अपनी एक प्रोसेस आईडी है, इसकी अपनी फाइल्स होंगी, कोड्स होंगी, इसकी अपनी फाइल्स होंगी, कोड्स होंगी। मतलब एक प्रोसेस के पैरेलल में दूसरा एक और प्रोसेस आपने खड़ा कर दिया, दैट इज एक्चुअली फॉक सिस्टम कॉल। ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूरा कंप्लीट जो है वो हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है गेट्स मैसेज का। मे भी आपने कभी ना कभी देखा भी हो, नहीं देखा तो जरूर चेक कर लेना, उसका लिंक भी आपको आई सेक्शन में आ रहा होगा। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आजकल टाइम नहीं है भैया, हमें तो एक दिन में 1 घंटे के अंदर चीज चाहिए। तो उसके लिए भैया फिर आपके लिए ये बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है, प्रोग्राम एंड प्रोसेस। अरे यार आप सिंपल लगा लो कि अगर मेरा पानी खड़ा हुआ है तो वो प्रोग्राम है, अगर मेरा पानी बह रहा है, जैसे नदी में बह रहा है, दैट इज प्रोसेस। सिंपल सा मतलब है, जब पैसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आती है जो रुकी हुई है, हार्ड डिस्क के अंदर आपने कोई प्रोग्राम सेव किया हुआ है, रुका हुआ है, स्टैटिक है, लेकिन जैसे ही आपने उसको रन कर दिया, मतलब एक तरह से होता क्या है, इंटरनली हार्ड डिस्क से आपका प्रोसेस किस में आ गया, रैम के अंदर आ गया, तो मतलब प्रोग्राम से वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। तो पीसीबी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, वो उसका जो है वो मोड चेंज कर देता है कि भैया पहले रुका हुआ था, प्रोग्राम था, अब ये प्रोसेस के अंदर आ गया। बाकी की कहानी वही है, सिंपल जो है वो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब यहां पे प्रोसेस और थ्रेड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। थ्रेड के बारे में आपसे बहुत बार पूछते हैं। देखो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपने ओपन किया हुआ है, उसके अंदर आप कोई पीपीटी बना रहे हो या कोई वर्ड फाइल पे काम कर रहे हो, तो इंटरनली आप कुछ टाइप भी कर रहे हो, साथ साथ वो ग्रामर भी चेक कर रहा है, साथ साथ वो उसको ऑटोमेटिकली सेव भी कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है। मतलब कहने का कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस चलते हैं। ये जो लाइट वेट छोटे प्रोसेस है ना, इनको थ्रेड बोला जाता है। ये पॉइंट याद रखना। तो प्रोसेस जो है वो हैवी वेट प्रोसेस होता है, लेकिन थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या रहती है कि भैया अगर मेरा P1 प्रोसेस है और P2 प्रोसेस है, दो बड़े प्रोसेस है, तो इनका अपना कोड होगा, इसका अपना डेटा होगा, इसका अपना जो है वो आपका फाइल्स होंगी, और ये अलग से मेमोरी लेगा। लेकिन जो P2 होगा उसका अपना कोड होगा, अपना डेटा होगा, अपनी फाइल्स होंगी, अपनी खुद की मेमोरी होंगी। लेकिन थ्रेड के अंदर क्या होता है कि एक ही प्रोसेस को हम मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर हमारे आते हैं ना सिस्टम, मतलब उसमें आप एक बार में 4-8 थ्रेड्स को रन कर सकते हो, जिससे यूजर का काम बहुत जल्दी हो जाए, और यूजर को ऐसे लगे कि यार मेरा काम तो इतनी फटाफट हो गया, एक बार में मेरे इतने प्रोसेस रन कर रहे हैं। बट वो मल्टी थ्रेडिंग की वजह से होता है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि अगर मेरा थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, तो ये क्या करते हैं, अपनी मेमोरी लेते हैं, मतलब अपना हीप, अपना स्टैक, इसकी भी अपनी मेमोरी, अपना हीप, अपना स्टैक, लेकिन जो कोड होता है, जो डेटा होता है, जो फाइल्स होती हैं, ये आपस में शेयर करते हैं। तो इस वजह से लाइट वेट हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इवन थ्रेड के अंदर भी दो तरीके के होते हैं भैया, एक यूजर मोड और मतलब यूजर लेवल थ्रेड, और एक कर्नल लेवल थ्रेड। वो भी आप जरूर एक बार कर लेना। जो यूजर लेवल पे चल रहे हैं दैट इज यूजर, और जो कर्नल खुद मैनेज कर रहा है दैट इज कर्नल लेवल थ्रेड। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने। उसके बाद आ जाता है जी प्रोसेस की स्टेट्स। अगेन इंपॉर्टेंट है जी, एक प्रोसेस सिस्टम के अंदर किन किन स्टेजेस में से गुजरता है। सबसे पहले होती है जी न्यू स्टेट, जब हमने उस प्रोसेस को क्रिएट किया, अभी वो प्रोग्राम था, उसको मैंने सेव कर रखा है, दैट इज अ न्यू स्टेट। जैसे ही मैं उसको रैम के अंदर ले आया, मतलब अभी वो हार्ड डिस्क के अंदर था, स्टोर था, जैसे ही मैं उसको उठा के रैम के अंदर ले आया, वो रेडी स्टेट में आ गया। ये काम कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं अंदर के अंदर, कई बार क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। अब रेडी में आ गया, क्यू के अंदर आ गया, रेडी में अंदर मतलब आपका रैम के अंदर आ गया। रैम में आपके बहुत सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, कब मुझे सीपीयू मिले, कब मुझे सीपीयू मिले। तो यहां पे क्या होता है, डिस्पैचर होता है या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, वो उठा के सीपीयू को दे देगा। है वो भी रैम में, लेकिन सीपीयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। अब लेट्स सपोज अगर मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई, हम उसको टर्मिनेट कर देंगे, जो भी मेमोरी रिसोर्सेज दिए थे वापस ले लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोसेस चल रहा है, चलते चलते उसने बीच में बोल दिया कि मुझे
क्या करना है, कोई फाइल को एक्सेस करना है, मुझे किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना है, प्रिंटर को एक्सेस करना है, मॉनिटर को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जा फिर तू पहले वो वाला काम कर ले। तो इसको बोलते हैं हम ब्लॉक स्टेट या फिर वेट स्टेट। जब उसको भेज दिया जाता है, याद रखना कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि क्या वो वापस इधर आ सकता है रनिंग में, नहीं, वो यहां से रेडी में ही जाएगा और फिर उसकी टर्न दोबारा आएगी। तो ये सारा सीपीयू शेड्यूलिंग या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको पूछे जा सकते हैं, बेसिक बेसिक, ठीक है। फिर आ गया जी उसके बाद पीसीबी। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, एरे पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास एक पीसीबी आता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस का डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब एक पूरे प्रोसेस की जितनी भी कुंडली, उसकी पूरी की पूरी जो है ना सारी इंफॉर्मेशन, वो कहां पे सेव की जाती है, पीसीबी के अंदर सेव की जाती है। क्यों की जाती है कि भैया एक प्रोसेस है, उसकी आईडी क्या है, वो कौन सी फाइल को यूज कर रहा है, कितनी मेमोरी उसने यूज की है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पीसीबी के अंदर स्टोर की जाती है, कौन सी स्टेट में है। अब होता क्या है, कई बार कोई प्रोसेस है वो चल रहा था, चलते चलते हमने उसको बीच में रोक दिया, इसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। चलते प्रोसेस को बीच में रोक दिया, क्यों रोक दिया, हो सकता है कोई वीआईपी प्रोसेस आ गया, कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो मैंने लेट्स सपोज उसको 50% एग्जीक्यूट कर दिया था, अभी 50 बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पीसीबी में सेव कर दूंगा कि 50% हो गया, 50 बचा हुआ है। क्यों कर दूंगा, अगर जब इसकी टर्न दोबारा आएगी, जब वीआईपी अपना काम करके चला गया, दोबारा आएगी, अगर पीसीबी नहीं होगा तो ये जीरो से मतलब रीस्टार्ट होगा। बट ये रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये रिज्यूम होना चाहिए। मतलब 50 से स्टार्ट होगा क्योंकि 50 हो चुका है। कौन बताएगा, पीसीबी बताएगा। बस यही कहानी अगर आप चिपका दो ना इंटरव्यू के अंदर, तो भैया इससे बाद उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। वो रिकर्सिवली पूछ ही नहीं पाएगा कि यार ये बंदा तो फायर कर रहा है, मतलब थर्ड आंसर जो है वो दे रहा है। तो ये आपको पॉइंट नोट करने हैं। फिर आ जाते हैं जी कॉन्टेक्स्ट स्विच। पूछ लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है। ये वही सेम चीज है कि एक प्रोसेस था, वो चल रहा था, एकदम से क्या हुआ, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया या उसका टाइम स्टैम्प खत्म हो गया। मैंने एक प्रोसेस को लेट्स सपोज 2 सेकंड दे रखे हैं कि तेरे को 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चलाऊंगा, उसका टाइम स्टैम्प खत्म हो गया या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। तो हम क्या करेंगे, उसको वापिस भेज देंगे, उसको रेडी स्टेट में या ब्लॉक स्टेट में भेज देंगे और फिर उसके बाद हम नए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब नया प्रोसेस हो जाएगा फिर हम उसको दोबारा से लेके आएंगे। ये जो काम कर रहे हैं ना कि चलते हुए प्रोसेस को वापस भेज दिया और नए प्रोसेस को हमने लोड कर दिया, तो क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा था उसकी वैल्यू पीसीबी में स्टोर कर दी और नए प्रोसेस की वैल्यू पीसीबी से लाके हमने रैम में डाल दी। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विच। मतलब एक को स्टोर करके दूसरे को लोड करना, फिर दूसरे को स्टोर करके पहले को लोड करना, ये सारा काम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला होता है। ऑल्दो ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को थोड़ा हैम्पर भी कर देता है अगर बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। पूछ लेते हैं कुछ लेवल तक तो ठीक है, टाइम शेयरिंग में ऐसे ही होगा ना, एक टाइम पे एक प्रोसेस चल रहा है, तुरंत सीपीयू स्विच कर गया, फिर सीपीयू स्विच कर गया, यूजर को तो लगेगा वाह यार मेरा सिस्टम एक टाइम पे इतने काम चल रहा है, मैं गाने भी सुन रहा हूं वीएलसी पे, मैंने ब्राउजर भी ओपन किया हुआ है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन किया हुआ है, लेकिन इंटरनली वो स्विच करता रहता है इतनी जल्दी। तो एक लेवल तक तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर स्विचिंग होगी तो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन भी हो सकती है। फिर आ गया जी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि एक प्रोसेस है, जैसे आप ऐसे लगा लो, रेडी स्टेट है और एक रनिंग स्टेट है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में गया मेरा प्रोसेस, चल रहा था, चलते हुए प्रोसेस को अगर मैं बीच में रोक के वापस रेडी में भेज दूं, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, इसको बोलते हैं प्रीएम्प्शन। प्रीएम्प्ट कर दिया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी इसके अंदर। लेकिन अगर एक बार प्रोसेस आ गया रनिंग स्टेट में, सीपीयू उसको मिल गया, तो भैया सीपीयू उसको छोड़ेगा नहीं। ये होता है नॉन प्रीएम्प्शन, मतलब उसको बीच में रोका नहीं जा सकता, वो बड़ा रिजिड है, वो कहता मेरे को पहले पूरा एग्जीक्यूट कर तभी मैं छोड़ूंगा तेरे को। दैट इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्शन। उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी नहीं काइंड ऑफ। तो ये सिंपल कहानी जो है वो याद रखना। अच्छा, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भैया प्रीएम्प्टिव के अंदर कौन कौन से एल्गोरिदम आते हैं, तो नेम याद रखना, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है एंड प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी है। और अगर नॉन प्रीएम्प्टिव में आपसे पूछ ले कि कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं, तो एफसीएफएस है और आपके पास नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। इवन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी, इंटरव्यू में तो देखो न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हो न्यूमेरिकल, एक आधा न्यूमेरिकल करना चाहते हो कि कंप्लीशन टाइम क्या होता है या फिर टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, वो उसके ऊपर आप कर सकते हो। उसका लिंक जो है वो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूं। एक आधा न्यूमेरिकल आप एक बेसिकली कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प वो कर ही देगा।
देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भैया फॉक और EXEC ये जो हमारी कमांड है एग्जीक्यूशन वाली, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फॉक तो मैं पहले भी करवा चुका हूं, आप ऐसे लगा लो फॉर एग्जांपल मेरे पास मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज मुझे प्रिंट करवाना है हेलो, ठीक है। मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, मेन प्रोग्राम में मुझे कुछ प्रिंट कराना है हेलो, तो मैंने लेट्स सपोज यहां पे फॉक लिख दिया। अगर मैं फॉक नहीं लिखता तो एक बार प्रिंट होगा हेलो, जैसे मैंने फॉक लिख दिया क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो मेरा मेन फंक्शन है या मेन प्रोग्राम है वो खुद तो है ही, उसको मैं पेरेंट बोल देता हूं, और जैसे ही फॉक हो गया उसने एक चाइल्ड बना दिया, मतलब पेरेंट ने अपना हेलो प्रिंट करना है, चाइल्ड ने अपना हेलो प्रिंट करना है, तो दो बार हेलो जो है वो प्रिंट हो जाता है, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन जो EXEC है इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज कोई प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, शेल में ऑलरेडी जो है वो कोई प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली वो क्या लेता है, वो स्टैक मेमोरी के अंदर कोई ना कोई स्पेस लेगा, वो हीप के अंदर स्पेस लेगा, वो अपना कोड जो है वो स्टोर करेगा, फाइल्स वगैरह ओपन करेगा, बहुत चीजें करता है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जैसे ही हम EXEC कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं ये क्या करता है, ओवरराइट कर देता है। ओवरराइट मतलब जो प्रोसेस पहले चल रहा था उसका स्टैक, हीप, फाइल सब कुछ निकालो और नए प्रोसेस की सारी चीजों को लोड करो, तो नए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ये कुछ रिटर्न नहीं करता, बट फॉक रिटर्न भी करता है। रिटर्न क्या करता है याद रखना, ये 0 रिटर्न करता है चाइल्ड प्रोसेस के लिए, और 1 रिटर्न या फिर पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है खुद के लिए, पेरेंट प्रोसेस के लिए, बट ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इंटरव्यूज में अगर आपसे पूछ लें तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। देन हमारे पास आ गया, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है जी, ज़ॉम्बी प्रोसेस एंड ऑर्फन प्रोसेस। इसका सिंपल सा मतलब है, ऑर्फन का मतलब क्या होता है कि पेरेंट चला गया बट चाइल्ड है, मतलब आपका इसको भी सेम फॉक सिस्टम कॉल से ही हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेन है, मेन के अंदर मेरा एक पेरेंट प्रोग्राम है जो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, एक मेरा चाइल्ड है जो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहां पे मैंने चाइल्ड के अंदर क्या लगा दिया, वेट लगा दिया। चाइल्ड के अंदर अगर मैंने वेट लगा दिया मतलब कि चाइल्ड तू कुछ देर के लिए वेट कर, होगा क्या, पेरेंट अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके चला जाएगा। जब वो चला गया तो प्रोसेस टेबल में से वो अपना वैल्यू जो है वो डिलीट कर देगा, भैया मैं तो ऑब्वियसली काम कर चुका हूं, लेकिन चाइल्ड अभी वेट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेरेंट गॉन बट चाइल्ड अभी है, तो प्रोसेस टेबल में चाइल्ड की एंटिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि कोई सीपीयू वगैरह यूज नहीं कर रहा, बट एंट्री अभी भी होगी इसकी प्रोसेस टेबल में। इसको बोला जाता है ऑर्फन प्रोसेस। और जो आपका ज़ॉम्बी प्रोसेस है उसका मतलब इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है, पेरेंट के अंदर मैंने लेट्स सपोज वेट लगा दिया, और जो चाइल्ड प्रोसेस है वो अपने एग्जीक्यूट करके चला गया, तो उसकी वजह से पेरेंट की एंट्री अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब पूरा प्रोसेस ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड अ ज़ॉम्बी प्रोसेस। आप इसको ऐसे लगा लो कि भैया कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, वो छोड़ के चला गया लेकिन उसका डेटा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है एचआर के पास, दैट इज अ काइंड ऑफ ज़ॉम्बी। और अगर मैं ऑर्फन की बात करूं तो आप ऐसे लगो एक एम्प्लॉय है, उसका मैनेजर, उसका जो मैनेजर है वो छोड़ के चला गया, तो अभी उसको कोई नया मैनेजर नहीं मिला, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ऑर्फन प्रोसेस। तो ये छोटी छोटी टर्म्स अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका जो है वो इंटरव्यूअर मान जाएगा कि आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीजें पता है। बाकी की थ्योरी आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हो जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, वैसे जो मेन चीजें बता रहा हूं बस वही नोट कर लो। देन हमारे पास आ जाती है टर्म्स कॉन्करेंसी एंड पैरेललिज्म। देखो यार कुछ नहीं है, दोनों चीजें काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। कॉन्करेंसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जहां पे एक बंदा है या एक सीपीयू है लेकिन वो अलग अलग टास्क पे जंप कर रहा है या स्विच कर रहा है। जैसे एक शेफ है, एक शेफ को मैं 5 डिश बोल दूं बनाने के लिए, तो वो पहली डिश में नमक डाल दिया, दूसरी में उसने पानी डाल दिया, तीसरी में उसने दूध डाल दिया, लाइक दैट वो एक ही बंदा अलग अलग जगह मूव कर रहा है, दैट इज व्हाट अ कॉन्करेंसी। लेकिन जो पैरेललिज्म है उसमें क्या होता है, मल्टीपल कोर्स हैं या मल्टीपल सीपीयूज हैं, वो काम कर रहे हैं पैरेलली अलग अलग टास्क को, जैसे मल्टी कोर, जैसे क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर हमारे सिस्टम में, दैट इज अ काइंड ऑफ पैरेललिज्म, जहां पे एक सीपीयू नहीं है मल्टीपल सीपीयू काम कर रहे हैं, बट कॉन्करेंसी में एक ही बंदा मल्टीपल काम कर रहा है, दैट इज अ। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, छोटी छोटी टर्म्स है, ये टर्म्स ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ऐसी कुछ और टर्म्स भी आएंगी वो अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे एक आगे जी आपकी रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन का मतलब क्या है, दो लोग रेस लगा रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कौन जीतेगा। ये चीज क्यों आती है, क्रिटिकल सेक्शन की वजह से। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो दो प्रोसेस एक ही टाइम पे चल रहे हैं, अगर वो कुछ भी शेयर नहीं कर रहे आपस में
तो चलने दो यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो प्रोसेस पैरेलली चल रहे हैं और वो कुछ शेयर भी कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। जो शेयर कर रहे हैं ना उसको बोला जाता है क्रिटिकल सेक्शन। वो शेयर क्या कर सकते हैं? कोई वेरिएबल, कोई डेटा, कोई कोड, कोई रिसोर्स, वो सारी की सारी चीजें क्रिटिकल सेक्शन में आती है। तो उसकी वजह से आती है रेस कंडीशन। एग्जांपल के तौर पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में लेट्स सपोज एक मेरा प्रोसेस है वो प्लस प्लस कर रहा है, एक्स की वैल्यू में प्लस प्लस कर रहा है, और एक प्रोसेस है वो एक्स की वैल्यू में माइनस माइनस कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है वो स्लीप लगा दिया और यहाँ पे भी स्लीप लगा दी, मतलब कुछ काम कर फिर छुप जा, मतलब सो जा। जैसे ही वो सो गया प्रोसेस जो है वो दूसरे के पास चला जाएगा, जो कंट्रोल है वो दूसरे के पास, यहां पे स्लीप आएगा पहले के पास। तो मतलब दोनों एक ही टाइम पे एक ही वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हैं, प्लस और माइनस। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो ना तो कभी वैल्यू, लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो कभी एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, कभी एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं लग रही कि भैया 6 आएगी या 4 आएगी। दिस इज कॉल्ड रेस कंडीशन। और ये हमेशा कब होती है? क्रिटिकल सेक्शन, जब मल्टीपल रिसोर्सेज कुछ शेयर करते हैं आपस में। तो इसीलिए इसको लॉकिंग वगैरह से मेंटेन करना जरूरी होते हैं ताकि मेरी ये प्रॉब्लम्स ना आए। और उसी के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, म्यूटेक्स एंड सेमाफोर। म्यूटेक्स बेसिकली क्या होता है? एक लॉक है, मतलब वॉशरूम जाना है भैया, अगर 10 लोग एक ही कॉमन वॉशरूम को यूज कर रहे हैं तो भैया पहला बंदा जाएगा, कुंडी लगा ले चुपचाप, जब तक बाहर नहीं आ रहा कुंडी लगी रही है, जैसे ही बाहर आ गया कुंडी खोल दी, दूसरा बंदा यूज कर सकता है। दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ म्यूटेक्स। सो इट इज अ ओनरशिप बेस्ड लॉक। बस एक लॉक है जी, पहले लॉक लगा लो, फिर काम कर लो, फिर बाहर आ जाओ, लॉक खोल दिया, दैट्स इट। लेकिन सेमाफोर में बेसिकली क्या होता है? इसमें भी दो तरीके से होते हैं। एक आपका होता है काउंटिंग सेमाफोर, जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है, और एक होता है बाइनरी सेमाफोर, जिसकी वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती है। तो इसमें क्या होता है? वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस होती हैं, वेट एंड सिग्नल। लेट्स सपोज मेरे पास सेमाफोर की वैल्यू है 3, तो जैसे ही मैंने वेट किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और उसके बाद वो बंदा अपना क्रिटिकल सेक्शन में आके काम कर सकता है। इसमें एक और बंदा भी आ सकता है, वो भी वैल्यू वेट से 1 कर देगा, मतलब 1 डाउन कर देगा, और वो भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। एक और बंदा आ गया, उसने भी 1 से 0 कर दी और वो भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। यानी एक टाइम पे 3 बंदे क्रिटिकल सेक्शन में आ गए और अपना काम करे। हाँ, चौथा बंदा आएगा तो ये 0 वैल्यू को देख के वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जब तक पॉजिटिव नंबर है उसको हम कर सकते हैं। ऑल्दो बाइनरी में सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, 0 या 1। जैसे 1 है तो 1 से 0 कर दो और फिर आप अंदर चले जाओ क्रिटिकल सेक्शन में, मतलब काइंड ऑफ लॉक लगा दिया। और जैसे ही आप बाहर आओगे क्रिटिकल सेक्शन से तो आप सिग्नल करोगे। सिग्नल का मतलब क्या है? वेट का बेसिकली मतलब होता है एक वैल्यू को डाउन करो और क्रिटिकल सेक्शन में आ जाओ। और जब आप बाहर आ रहे हो तो सिग्नल का मतलब क्या होता है? 0 से 1 कर दो और आप क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुके। तो यानी दूसरों को मौका दो वो भी क्रिटिकल सेक्शन में आके अपना काम कर सके। इसको आप और डिटेल में करना चाहते हो तो भैया उसका लिंक भी आपको डाल देता हूं, लेकिन इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो बेसिक बेसिक तब भी आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। देन हमारे पास आ जाता है डेडलॉक का कॉन्सेप्ट। डेडलॉक भी आपको पता है कि भैया पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेडलॉक का सिंपली मतलब क्या होता है कि ये दो बंदे हैं वो एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लगा लूं कि एक प्रोसेस है P1 और एक प्रोसेस है P2, ठीक है। अब P1 ने क्या है? एक रिसोर्स को ले रखा है, P1 ने एक रिसोर्स R1 को ले रखा है और P2 कह रहा है मुझे वो वाला रिसोर्स चाहिए। मतलब P1 ने ले रखा है लेकिन P2 अब यहां पे कह रहा है मुझे भी चाहिए R1। और P2 ने एक रिसोर्स R2 ले रखा है और वो P1 डिमांड कर रहा है। मतलब जो P1 ने ले रखा है P2 कह रहा है मुझे चाहिए, और जो P2 ने ले रखा है वो P1 कह रहा है मुझे चाहिए। अब ये इसको बोल रहा है तू छोड़ दे इसको, मेरे को ले लेने दे। ये इसको बोल रहा है तू छोड़ दे उसको, मैं ले लूं। तो भैया कोई भी एक दूसरे के रिसोर्स को छोड़ नहीं रहा। दैट इज अ कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन। अब इस केस में यहाँ पे 4 कंडीशंस आती हैं, कई बार पूछ लेते हैं, वैसे थोड़ी सा थ्योरेटिकल है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक टाइम पे एक ही बंदा यूज कर रहा है किसी रिसोर्स को, ऐसे ही होल्ड एंड वेट, मतलब एक रिसोर्स को होल्ड कर रखा है दूसरे को वेट कर रहा है। ऐसे ही आ जाता है आपका नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन मतलब कि अगर एक बंदा यूज कर रहा है तो दूसरा उसको छुड़वा नहीं सकता, रिसोर्स को प्रीएम्प्ट नहीं हो सकता। और चौथा होता है सर्कुलर वेट। जैसे देखो यहाँ पे सर्कुलरली वेट कर रहे हैं। तो ये अगर ये चारों कंडीशंस यस हो जाती है, मतलब ये भी यस, ये भी यस, ये भी यस और ये भी यस, तो यानी डेडलॉक पूरा का पूरा आएगा ही आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डेडलॉक का। ये चारों कंडीशंस होती हैं इंपॉर्टेंट की डेडलॉक को लाने के लिए। अब अगर आपको पूछ ले डेडलॉक को प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट करने के लिए आप इन चारों में से किसी भी एक को तोड़ दो।
मतलब इन चारों में से किसी भी एक को, मल्टीपल को भी तोड़ सकते हो, बट आप इन चारों में से अगर किसी भी एक को तोड़ देते हो तो डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसी बैंकर एल्गोरिदम भी पूछ लेते हैं कि भैया क्या होता है, तो बैंकर एल्गोरिदम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज किया जाता है कि अगर मुझे अवॉइड करना है। ऐसी एक ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम भी कई बार ऐसे रैंडमली पूछ लेते हैं क्या होता है ऑस्ट्रिच, वो बेसिकली होता है डेडलॉक को इग्नोर करने के लिए। जैसे ऑस्ट्रिच क्या होता है, जैसे ही उसने देखा कि सामने खतरा है तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन को ना जमीन के अंदर डाल देता है, मतलब उसको लगता है कि इग्नोर कर दिया मैंने खतरे को, लेकिन पता तभी लगता है जब सामने वाले ने आके पकड़ लिया। तो वही बात यहां है कि भैया हम भी कई बार क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं डेडलॉक को, सिस्टम हैंग हो गया, सीधा ऑफ कर दिया अपने सिस्टम को, पावर ऑफ वाले बटन को लॉन्ग प्रेस किया तो वो ऑफ हो गया। दैट इज द काइंड ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देन हाउ कैन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल, अच्छा ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि भैया हमारे पास एक आता है डेडलॉक प्रिवेंशन, चारों में से एक कंडीशन को तोड़ दो, एक आता है डेडलॉक अवॉइडेंस, बैंकर एल्गोरिथम को यूज करो, अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपने इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करना है तो आप कर सकते हो। देखो इंटरव्यू में न्यूमेरिकल तो आपको पूछेंगे नहीं, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो, तो उसके लिए आप अगर पढ़ना चाहते हो उसका लिंक भी मैं डाल देता हूं, बट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं जी इग्नोरेंस, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। एक आ जाता है अगर मुझे डेडलॉक को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए मैं वेट फॉर ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ से अगर मेरे देयर इज अ साइकिल तो यानी उसके केस में आप कह सकते हो कि भैया डेडलॉक हो सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, बस इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं भैया जो आपको पूछ सकते हैं। डेडलॉक का आपके बारे में पता लग गया। देन स्टारवेशन बेसिकली क्या होता है, आप ना इसके ऊपर एक सिंपल सा टर्म याद रखो कि डेडलॉक का मतलब होता है इनफाइनाइट वेटिंग, कि बंदा वेट तो कर रहा है, इनफाइनाइटली कर रहा है। स्टारवेशन का मतलब होता है कि वेट तो कर रहा है बट दैट इज डेफिनेट। डेफिनेट मतलब हो सकता है 1 घंटे बाद रोटी मिल जाए, 10 घंटे बाद मिल जाए, 1 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, बट कहीं ना कहीं मिलेगी और तेरी भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन डेडलॉक का मतलब होता है तेरे को कभी रोटी मिलेगी नहीं, मतलब तू हमेशा वेट ही करता रहेगा। दैट इज अ वेरी सीवियर सिचुएशन। और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास आ जाता है जी तीसरा, दैट इज लाइव लॉक। वो कुछ नहीं है कि भैया पार्टिसिपेंट है, वो एक्टिव है, मतलब एक तरह से आप कह लो कि भैया लॉक लगाया और अपने आप को उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ना सिंपल से पॉइंट्स आपको याद रखना है कि भैया इन केस अगर आपसे पूछ लें कि स्टारवेशन का अगर कोई एग्जांपल आपको बताना हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम में एक इफेक्ट होता है कन्वॉय इफेक्ट। कन्वॉय इफेक्ट ये भी आपको पता होना चाहिए। कन्वॉय इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, एक बंदा आया और उसने, जैसे आप ऐसे लगा लो कि बिग बाजार पे, ठीक है, आप बिग बाजार पे एक दूध की थैली लेने गए, दूध का पैकेट आपने लेना है, और जैसे आपने दूध का पैकेट फ्रिज में से निकाला और जैसे काउंटर के पास आप जाने लगे, आपसे जस्ट 1 सेकंड पहले एक बंदा पूरी ट्रॉली भर के बिस्किट भुजिया सामान सब भर के आपके पहले लग गया। अब वो पहले लग गया तो आपकी टर्न ऑब्वियसली उसके बाद आएगी। अब जब तक उसका सारा स्कैन नहीं होता तब तक वो आपको वेट करवाएगा। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ कन्वॉय इफेक्ट। ये स्टारवेशन नहीं है। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि आप ऑलरेडी आ चुके हो सिस्टम में लेकिन उसके बावजूद आपको वेट करवाया जा रहा है। और ये स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली आता है किसके अंदर, ये आता है शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट में। उसमें क्या होता है कि आप आ गए हो, आपने टीचर से क्वेश्चन पूछना है, टीचर के पास फॉर एग्जांपल 5 बच्चे हैं, आपके पास 10 क्वेश्चन है, दूसरे बच्चे के पास 3 क्वेश्चन है, तो टीचर आपको बोलेगा रुक जा, पहले मैं उसके क्वेश्चन करूंगा, तेरे पास तो 10 क्वेश्चन है, तू तो भैया बाद में मेरा दिमाग खाइयो, पहले इसके 3 सॉल्व कर देता हूं। उसके 3 सॉल्व कर रहा था, जैसे ही तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया एक और बच्चा आ गया, उसके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। अब टीचर बोलेगा यार तू 2 मिनट और वेट कर ले, इसके 2 क्वेश्चन और कर देता हूं। आप ऑलरेडी सिस्टम में हो बट आप वेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ स्टारवेशन। बट कन्वॉय इफेक्ट में क्या होता है, आप सिस्टम में आए तो हो लेकिन आपसे जस्ट पहले कोई और बंदा लग गया, तो भैया अगर वो पहले लग गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो यानी उसकी टर्न तो आएगी आएगी। उस केस को बोलते हैं कन्वॉय इफेक्ट। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि कई बार ना ऐसी रैंडमली उठा के कई बार पूछ लेते हैं, तो इतना सा आइडिया आपको होना चाहिए। देन आ जाता है जी आपका आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब देखो आपके सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस रन करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्रोम पे काम कर रहे हो। अब क्रोम में आपने एक ब्राउजर के अंदर 1 टैब 2 टैब 3 टैब 4 टैब खोल रखे हैं, एक पे यूट्यूब चल रहा है, एक पे व्हाट्सएप वेब चल रहा है, एक पे कुछ और चल रहा है, तो इतने सारे मल्टीपल टास्क आपने ओपन कर रखे हैं। होता क्या है, कई बार आपस में टास्क एक दूसरे से डेटा या कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप कोई फॉर एग्जांपल ईमेल अटैच करना चाहते हो तो वो ऑब्वियसली जाके आपके सिस्टम से ईमेल अटैचमेंट उठाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मल्टीपल
मेथड्स होते हैं, जैसे इसको बोला जाता है आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे शेयर्ड मेमोरी एक कॉन्सेप्ट है, शेयर्ड मेमोरी के थ्रू प्रोसेस ए प्रोसेस बी आपस में बात करेंगे। ऐसी होता है कर्नल चैनल, या जिसको मैसेज पासिंग बोलते हैं, उसमें प्रोसेस ए कर्नल के थ्रू पास करेगा या प्रोसेस बी कर्नल के थ्रू पास, इसमें कर्नल के थ्रू काम होता है। ऐसी पाइप का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो ऐसे ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। सॉकेट्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपको बेसिक भी आइडिया है, इनके नेम्स अगर आपको पता है कि इनके थ्रू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस को आपस में बातचीत करवाता है, दैट इज कॉल्ड आईपीसी। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। देन आ गया जी हमारे पास पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द मेमोरी मैनेजमेंट। पेजिंग का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस है ना, उसको हम फिक्स्ड साइज पेजेस में डिवाइड करते हैं। मतलब मेरी मेमोरी में क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। मेमोरी को मैं क्या करता हूं, फ्रेम्स में डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पेजेस और फ्रेम्स का साइज सेम रखते हैं ताकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ना आए। तो जो मेरे पेज का साइज होगा एज इट इज वो फ्रेम में मेमोरी में आके फिट हो जाएगा, और जो मुझे सीपीयू को देना है वो डेटा मैं वहां से दे सकता हूं। ये होता है फिक्स्ड साइज, जिसको हम बोलते हैं पेजिंग। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या होता है, वेरिएबल साइज। मतलब आपका प्रोसेस है तो उसमें एक प्रोग्राम को या एक मॉड्यूल को आपने अलग कर दिया, दूसरे मॉड्यूल को अलग कर दिया, तीसरे मॉड्यूल को अलग कर दिया, चौथे मॉड्यूल को अलग कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन प्रोग्राम अगर उसको लगता है कि यार ये दो मॉड्यूल एक ही जगह आने चाहिए, तो उसने सेगमेंटेशन को यूज करना है रादर देन पेजिंग। क्योंकि पेजिंग तो क्या कर सकता है, एक मॉड्यूल के कुछ कोड को अलग कर सकता है, कुछ कोड को अलग कर सकता है, लेकिन सेगमेंटेशन जो है वो पूरे कोड को एक जगह रखेगा अगर वो आपस में रिलेटेड है। तो वेरिएबल साइज का यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। क्यों यूज किया जाता है पेजिंग का कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है या डिमांड पेजिंग का, भैया अब तक का सबसे ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है ये। आपके सिस्टम में रैम होती है 2 GB 4 GB 8 GB, लेकिन यूजर को लगता क्या है कि मेरे पास 1 टेराबाइट की है। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, यूजर को फील ऐसे आता है कि आपकी रैम जो है वो हार्ड डिस्क के बराबर है, बट ऐसा होता नहीं है। अब आपके जो सिस्टम में अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, प्रोसेसेस क्या होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे क्रोम वगैरह पे आप काम कर रहे हो, कोई भी बड़े बड़े टास्क आपने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है या और भी कैनवा पे काम कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि वो प्रोसेसेस के साइज बहुत बड़े होते हैं। तो आप मेमोरी के अंदर इतना तो रख नहीं सकते, मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स भी पड़ी हैं। तो करता क्या वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, जो पेजेस की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने क्या किया, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया, एक प्रोसेस को, दूसरे प्रोसेस को, तीसरे प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया। जिस पेज की जरूरत है आप बस उसको रैम के अंदर लेके आओ, बाकियों को हार्ड डिस्क के अंदर ही रहने दो। और इतनी जल्दी स्विचिंग करता है ये, भैया पेज को बाहर भेजता है, पेज को अंदर लेके आता है, स्वैप इन स्वैप आउट, कि यूजर को ऐसे फील होता है कि मेरे पास अनलिमिटेड मेमोरी है रैम, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो डिमांड पेजिंग को यूज करके वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है, और जिस पेज की डिमांड होती है लाओ, जिसकी नई डिमांड वापस भेजो। तो इस तरीके से जो है वो पेज रिप्लेसमेंट होती रहती है। तो इसमें भी बड़े एल्गोरिथम्स है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, LRU पेज रिप्लेसमेंट, MRU पेज, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पेज रिप्लेसमेंट। तो उन पेज रिप्लेसमेंट्स के नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, ताकि आप बता सको कि भैया इनके थ्रू जो है वो पेजेस को इधर उधर स्वैप किया जाता है। देन आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ TLB। सो बेसिकली TLB होता क्या है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इसको हम स्मॉल हार्डवेयर कैश भी बोल सकते हैं। देखो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उन प्रोग्राम्स को रैम के अंदर लेके आते हैं, पेजेस में डिवाइड करके, एक एक प्रोसेस को मल्टीपल पेजेस में डिवाइड करते हैं, रैम के अंदर लाते हैं, और सीपीयू क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। अब होता क्या है कि मेरे को क्या पता कौन सा पेज किस जगह पे पड़ा है, तो उसके लिए हमने पेज टेबल लगा दिया। अब पेज टेबल भी होता तो रैम के अंदर ही है, तो यानी सबसे पहले पेज टेबल में सर्च किया कि भैया ये बता कौन सा पेज किस फ्रेम नंबर पे पड़ा है, तो जहां पे पड़ा हमने वहां से उसको उठा लिया। लेकिन इससे भी मेरे को फास्ट चाहिए, इससे भी फास्ट एक्सेस करना है, तो TLB का यूज किया जाता है। TLB क्या है, कैश मेमोरी की तरह, वो इन सबसे फास्टर है। हम क्या करते हैं, जो पेजेस को हमने रिसेंटली यूज किया है या कॉल किया था, एग्जीक्यूट किया था, हमने उनका जो एक्सेस है, उनका जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस हम TLB में डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, जो भी मेरा वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा, वर्चुअल एड्रेस बेसिकली क्या होता है, पेज नंबर एंड पेज साइज। तो मुझे कौन सा पेज नंबर चाहिए, सीपीयू बोलेगा मुझे ये पेज नंबर चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले TLB में ढूंढेंगे। अगर मुझे TLB में उसका रेफरेंस मिल गया, उसको बोला जाता है TLB हिट, मुझे पता लग गया कि ये बंदा उस जगह पे पड़ा है, तो हमने वहां से उठाया
और ले दिया, ठीक है। तो हमने वहां से फिजिकल एक्सेस किया, रैम में गए और हमने उस पेज को उठा लिया। लेट्स सपोज अगर मैंने टीएलबी में ढूंढा, अब टीएलबी में ऑब्वियसली कैश मेमोरी तो लिमिटेड होती है, अगर मुझे टीएलबी में नहीं मिला उसका रेफरेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेज फॉल्ट हो गया, नहीं, उसका मतलब है कि हमें उसका रेफरेंस नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम पेज टेबल में जाके ढूंढ लेंगे और पेज टेबल से हम लोग उस मेमोरी में जाके और उस पर्टिकुलर फ्रेम से उसको उठा लेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, मतलब फास्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन को यूज किया जाता है। टीएलबी के कॉन्सेप्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन व्हाट इज पेज फॉल्ट? अब मैंने अभी वर्ड बोला आपको पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है, याद रखना, मैं एक पेज को रैम के अंदर ढूंढ रहा हूं, ठीक है। अब हम करते क्या है, पेज टेबल में हमारे पास क्या होता है, मेरे पास होता है कि भैया कौन सा पेज किस फ्रेम में पड़ा है, कौन सा पेज किस फ्रेम में पड़ा है, तो मैं उस फ्रेम में जाके उस पेज को उठाऊंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये सीपीयू करता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे पेजेस मेरे फ्रेम जो है अंदर पड़े हैं, मतलब सारे पेजेस मेरे रैम में पड़े। अगर सारे के सारे पेजेस रैम में पड़े होते तो रैम तो मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम कुछ कुछ को ही रखते हैं रैम में, जिनका मेरे को मिल गया रेफरेंस उसको हम बोलते हैं पेज हिट, और जिनका नहीं मिला मतलब पेज फॉल्ट। और अगर पेज फॉल्ट हो गया तो हमें हार्ड डिस्क में जाके उस पेज को उठा के लेके आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। ये पॉइंट याद रखना। वही चीज है कि भैया इसको कैसे हैंडल किया जाता है, हम पेज को एक्सेस करते हैं, पेज अगर नहीं प्रेजेंट है, इसको पहले बोला जाता है पेज फॉल्ट। नहीं प्रेजेंट है तो ट्रैप टू द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम अब आएगा। क्यों आएगा बीच में, वो बोलेगा ठीक है भैया कोई बात नहीं, नहीं मिला, हम हार्ड डिस्क से जाके उठा लेंगे। फिर वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क से पेज को लोड करेगा और अपडेट कर देगा, अब जाके सीपीयू को मिलेगा। ऑब्वियसली टाइम तो बहुत लगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में से एक्सेस करना और लेके आने में टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग जो है वो पेज फॉल्ट जितने कम हो अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली होंगे तो होंगे, क्योंकि हमारे पास जो रैम है वो तो लिमिटेड है ना, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पेजेस को रख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। पेज रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया डिमांड पेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम सारे पेजेस को तो रैम में रख नहीं सकते। अब हमारे पास हार्ड डिस्क में तो भैया बहुत सारे पेजेस हैं, हमने उनमें से कुछ को रैम में रख दिया, कुछ को वापस भेज दिया, फिर कुछ को लेके आए वापस भेज दिया, तो स्वैप इन स्वैप आउट करते रहते हैं। ये बेस्ड ऑन वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे एक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट होता है, एक हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज होता है, जिसको हमने बहुत पास्ट में बहुत लीस्ट तरीके से यूज किया, सबसे दूर, उससे रिप्लेस कर दो। या मोस्ट रिसेंटली, जिसको हमने अभी अभी यूज किया, उससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। या फिर ऑप्टिमल में जो फ्यूचर में सबसे दूर है, हम उससे रिप्लेस कर देते हैं। या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड ऑन कि भैया तू पहले आया था अब तू बाहर जा, तू बाद में आया था अब तेरी बारी। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो देयर आर वेरियस एल्गोरिथम्स जिनके बेसिस पे हम लोग जो है वो रिप्लेस करते हैं पेजेस को। इनके ऊपर भी अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, उसका लिंक मैं डाल देता हूं। ऑल्दो इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते, बट बेसिक आपको वर्किंग पता होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आता है जी बेलार्डिस एनोमली। जैसे हमने कन्वॉय इफेक्ट, स्टारवेशन, डेडलॉक किया, ऐसे ही बेलार्डिस एनोमली का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आप एक एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास 3 फ्रेम्स है, ठीक है, मेरे पास कितने फ्रेम्स है, 3 फ्रेम्स है, उसमें मैंने अलग अलग तरीके से पेजेस को डाल दिया। अब होता क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर मेरे कम होंगे तो ऑब्वियसली मैं कम पेजेस को उसमें एकोमोडेट कर पाऊंगा, तो मेरे पेज फॉल्ट अक्कर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा दिया, मैंने 3 से 4 कर दिया या 5 कर दिया, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, क्योंकि मैंने ज्यादा एकोमोडेट करने के लिए जगह बना दी तो पेज फॉल्ट कम होंगे। लेकिन यार बेलार्डी एनोमली का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पेज फॉल्ट आपके बढ़ गए। आपने तो भैया फ्रेम बढ़ाए थे कि और ज्यादा आ जाएं, लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, पेज फॉल्ट और भी बढ़ गए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर जो एफसीएफएस है, सिर्फ उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है बेलार्डीज की। बाकी ऑप्टिमल, एलआरयू, एमआरयू किसी में नहीं होती। ये पॉइंट याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो बेलार्डी एनोमली इज ओनली रिलेटेड विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि इवन हमने बढ़ा दिए फ्रेम्स तब भी मेरे पेज फॉल्ट बढ़ गए। लो जी, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। तो ये हमारा बेलार्डीज एनोमली। देन थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट आता है। थ्रेशिंग भी कई बार पूछ लेते हैं। हमारे पास थ्रेशिंग में होता क्या है, देखो सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास लिमिटेड पेजेस हैं, उन पेजेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, रैम के अंदर लेके आ रहे हैं, कुछ को बाहर, कुछ को अंदर, कुछ को बाहर। लेकिन अगर मेरे पेज फॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए, पेज हिट मेरे बिल्कुल ही डाउन हो गए, और पेज फॉल्ट मतलब सीपीयू बोल रहा मुझे वो पेज चाहिए,
नहीं मिल रहा, ये पेज नहीं मिल रहा, ये पेज नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, बार बार हम लोग हार्ड डिस्क से पेजेस को लेके आएंगे, तो ये मेरा परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही डाउन कर देता है। इसीलिए थ्रैशिंग में एक तरफ क्या होता है, मेरा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है और दूसरी तरफ मेरे क्या होते हैं, पेज फॉल्ट। तो एक तरफ क्या होता है कि मैंने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाया, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही, बहुत, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने इतने कम पेजेस को, अलग अलग प्रोसेस के इतने कम पेजेस को मेमोरी में रखा कि आपके इतने पेज फॉल्ट हुए, उसकी वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस एकदम से नीचे जाएगी। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रैशिंग। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या तो भैया डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को थोड़ा कम करो, मतलब आप ऐसे नहीं कि हर एक प्रोसेस के एक एक पेजेस को लेके आओ, आप हर एक प्रोसेस के 3 4 5 पेजेस को लेके आओ, ताकि अगर एक ना मिला तो हो सकता है कोई ना कोई और मिल जाए। या फिर रैम के साइज को बढ़ाओ, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी कंट्रोल हो सकता है। देन हमारे पास आ गया जी, व्हाट हैपेंस इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन प्रोग्राम ओपन्स एंड रीड अ फाइल। ये तो हम डेली करते हैं, डबल क्लिक किया जी या राइट क्लिक किया जी, फाइल ओपन कर ली। लेकिन इंटरनली कैसे होता है, जैसे हम लोग डबल क्लिक करते हैं, अभी तो यूजर मोड में चल रहा था, जैसे डबल क्लिक किया यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट हो गया। कर्नल मोड में क्या होगा, सबसे पहले फाइल का पाथ, कि भैया फाइल, जैसे हमारे पास क्या होता है सी, ठीक है, हमारे पास उसके बाद डाउनलोड, या फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, फिर इस तरीके से पूरा एक पाथ होता है वरुण। तो उस पाथ को पहले चेक किया जाता है कि क्या उस पाथ पे है वो फाइल। फिर एडोब के थ्रू अगर मैं फाइल ओपन कर रहा हूं, तो एडोब की इतनी औकात नहीं है कि वो फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर ले, ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आएगा और वही उसको एक्सेस करेगा। तो फाइल का पाथ, फाइल की परमिशन, सारा कुछ चेक किया जाता है। और वहां पे वीएफएस, अगर मेरे पास वर्चुअल फाइल सिस्टम ये होता है हमारे पास लिनक्स में, लेकिन जो विंडोज है तो विंडोज का फाइल मैनेजर उसको देखेगा सारी चीजों को, और फिर उसके बाद जो है वो मेटा डेटा, मेटा डेटा होता है फाइल से रिलेटेड डेटा, परमिशन क्या है, मॉडिफाई कब किया था, पाथ क्या है, वो सारा चेक करेगा। और फिर उसके बाद फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नाम देता है, एक ऑब्जेक्ट देता है कि भैया फाइल का ऑब्जेक्ट है ये 104, जिसको हम डिस्क्रिप्टर भी बोल देते हैं। तो उस फाइल को ओपन करेगा और फिर उसके थ्रू जो है वो फाइल मेरी एडोब में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जिसमें भी खोलनी है वो खुलेगी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, अगर आप उस फाइल को ओपन कर रहे हो अभी, तो वो कुछ देर के लिए उस फाइल को ना कैश में या रैम में रख लेता है, क्योंकि यहां पे चलता है टेम्पोरल लोकेलिटी। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है कि जिस फाइल को हमने अभी अभी एक्सेस किया, हो सकता है कि हम फ्यूचर में और एक बार एक्सेस करें, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम इतना कुछ ना करना पड़े, नेक्स्ट टाइम सीधा वो कैश मेमोरी से उठ के आ जाएगी। तो ये मेरा टाइम सेव हो जाता है। इसको हम लोग जो है वो नॉर्मली रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, सीडीएन्स के कॉन्सेप्ट में, कि जिन पेजेस को, जिन यूट्यूब के कोई थंबनेल्स वगैरह या यूट्यूब की वीडियोस को बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको नियरेस्ट रखो यूजर के, ताकि जैसे ही यूजर एक्सेस करे तुरंत आ जाए, डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है बार बार। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखना। देन व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। दो तरीके से होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लॉक है, मतलब मेमोरी को मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड किया और ब्लॉक का साइज है 10 MB, ठीक है। अब मेरी फाइल आई और उसका साइज था जी 8 MB, तो फाइल ने 8 MB स्पेस ले लिया। अब यार ये जो 2 MB स्पेस बच गया, अब एक और मॉड्यूल आया वो भी 8 MB का था, तो भैया इसके अंदर तो मेरा कुछ जा ही नहीं पाएगा, यानी मेरा ये स्पेस खत्म हो गया, वेस्ट हो गया। मतलब आपने एक घर बनाना था, घर का साइज था 500 गज, अब आपने 500 गज के घर में 400 गज की या 450 गज तो यूज कर लिया, बाकी का 50 गज बच गया। अब वो बच गया तो भैया वो बच गया, अब वो एक तरह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का पार्ट हो गया, उसका यूज नहीं होगा। ये जनरली होता है आपका कहीं ना कहीं, अगर हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड साइज एलोकेशन कर देते हैं या पेजिंग के अंदर कर देते हैं। लेकिन एक होता है जी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वो होता है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेमोरी थी, मेमोरी में लेट्स सपोज मेरा एक मॉड्यूल था 10 MB का, ठीक है, दूसरा मॉड्यूल था 5 MB का, तीसरा मॉड्यूल था 10 MB का। तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो कुछ कुछ डेटा मैंने भर दिया। अब क्या हुआ, ये मेरा यहां से 10 MB खाली हो गया, मतलब चला गया, ठीक है, प्रोसेस यहां से चला गया, तो 10 MB का एक स्पेस बन गया। फिर ये वाला 10 MB भी चला गया, तो यहाँ पे 10 MB का स्पेस मेरा बच गया, लेकिन ये 5 MB अभी ऑक्यूपाइड है। अब लेट्स सपोज कोई मॉड्यूल आता है, कोई डेटा आता है और वो है 20 MB का, तो क्या मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूं? अब आप कहोगे हाँ सर, उस 20 MB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 10 MB यहाँ 10 MB यहाँ, हो सकता है ये। लेकिन अगर मेरा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है, मेरा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का मतलब क्या है, मेरे को कॉन्टिन्यूसली डालना है, तो उस केस में मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 10 MB इधर है, 10 MB इधर है। मतलब आप ऐसे लगा लो, आपको 500 गज का घर बनाना था, तो 250 गज आपको यहां एलोकेट हो गए, 250 गज आप यहां एलोकेट हो गए, लेकिन बीच में किसी बंदे की कोठी है या घर है,
तो आप 500 गज का घर नहीं बना सकते, आप बीच में टनल थोड़ी ना बनाओगे या ऊपर से फ्लाईओवर नहीं बनाओगे। यानी आपके पास स्पेस है 500 गज, लेकिन कॉन्टिग्यूज आपको चाहिए था, लेकिन आपके पास वो कॉन्टिग्यूज नहीं है। तो ये होता है हमारे पास क्या, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें ये एग्जांपल से भी आप कर सकते हो कि बीच में होल बच गए। अब ये जो होल है, अब 10 MB का होल है, 10 MB का होल है, अगर 20 MB का प्रोसेस आता मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि यहां पे 20 MB कॉन्टिग्यूज नहीं है, इकट्ठा नहीं है। तो ये होता है हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देन व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कर्नल? कर्नल्स में हमारे पास आ जाते हैं जी मोनोलिथिक, कई बार पूछ लेते हैं, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल एंड मॉड्यूलर या फिर एक्सो कर्नल। बेसिकली मोनोलिथिक में क्या होता है कि सारी फंक्शनैलिटी हमने एक ही में डाल दी। माइक्रो कर्नल में क्या होता है कि कुछ हमने यूजर स्पेस में डाल दिया, कुछ हमने कर्नल स्पेस में डाल दिया, साइज थोड़ा छोटा कर दिया। हाइब्रिड इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स यूज करता है, जैसे विंडोज वगैरह जो है वो हाइब्रिड के अंदर आते हैं। मोनोलिथिक में जैसे लिनक्स वगैरह वो मोनोलिथिक में आता है। या फिर हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलर, जो आज के टाइम पे और स्पेशली एम्बेडेड सिस्टम्स में या फिर आपके मिसाइल सिस्टम वगैरह, उनमें जो आपके रियल टाइम सिस्टम में यूज किया जाता है, वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, इन केस कहीं पे पूछ ले तो आपको इजीली आंसर दे सको। देन ये भी कुछ नहीं है टर्म्स यार, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सेम सी टर्म है। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल याद रखना, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लेके आओ, बस खत्म। ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लेके आओ, दैट इज मल्टी प्रोग्राम। मल्टीटास्किंग मतलब हम एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकें, और इसके लिए क्या करेगा, सीपीयू स्विच करता रहेगा, मतलब एक टास्क के दूसरे टास्क में स्विच करता रहेगा। और जो मल्टी प्रोसेसिंग है, इसमें हमारे पास एक सीपीयू नहीं है, हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। मतलब जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको क्या लगता है कि गूगल एक ही सर्वर पे चल रहा है क्या? उसके 10, 50, 100, 20 कितने सर्वर होंगे, हजारों सर्वर होंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेडली काम कर रहा है। कुछ जैसे यूट्यूब पे लगा लो कि कुछ सर्वर्स आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ सर्वर आपको थंबनेल दे रहे हैं, कुछ सर्वर आपकी जो है वो एरर्स वगैरह चेक कर रहे हैं। तो मतलब मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे चल रहा है अलग अलग सिस्टम्स पे, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पे सिस्टम एक है, लेकिन यहाँ पे सीपीयूज बहुत सारे होते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स आप याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटरप्ट एंड एक्सेप्शंस के बीच में डिफरेंस पूछने हैं। देखो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि चलता हुआ प्रोसेस बीच में रुक गया ड्यू टू सम एक्सटर्नल एंटिटी या फिर हार्डवेयर की वजह से, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। लेकिन एक्सेप्शन होता है कि चलता हुआ प्रोसेस रुक तो गया, लेकिन वो जो एग्जीक्यूट हो रहा था ना, उसकी वजह से हुआ, मतलब बाहर का कोई फैक्टर नहीं है। जैसे सिंपल से एग्जांपल है यार, आप काम कर रहे हो, कोई भी आप लेट्स सपोज कोई पाइथन के अंदर या किसी सी प्लस प्लस कोई कोड रन कर रहे हो, और एकदम से गलती से किसी से पावर ऑफ का बटन प्रेस हो गया। अब उस केस में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हुए प्रोसेस को एकदम से बीच में छोड़ के पहले उसको हैंडल करेगा, दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ इंटरप्ट। लेकिन एक्सेप्शन जो है, जो काम आप कर रहे हो उसी के अंदर कोई एरर आ गया, जैसे आपने 10 डिवाइड बाई 0 किया, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन अकर होगा, एरर अकर होगा। तो याद रखना इंटरप्ट के केस में जो है वो ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रायोरिटी वाले क्यों रहते हैं, क्योंकि मास्केबल भी होते हैं जिनको डिसेबल इनेबल किया नहीं जा सकता, या फिर नॉन मास्केबल होते हैं जिनको किया जा सकता है, इनेबल डिसेबल, इनको छेड़ना जो है वो मुश्किल है। तो इनको सबसे पहले हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास एक्सेप्शन। इसीलिए इसको हार्डवेयर बेस्ड, इसको हम सॉफ्टवेयर बेस्ड भी बोल देते हैं। और यहाँ पे जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है ये हैंडलर काम करता है, और तुरंत पहले इंटरप्ट को हैंडल करेगा, फिर वापस बैक टू द सोर्स आएगा, बैक टू द वर्क आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन जो है, उस केस में एक्सेप्शन हैंडलर है, वो देखेगा कि क्या हो गया यार, ऐसी क्या इंस्ट्रक्शन लिख दी जिसकी वजह से मेरा एरर आ गया। जैसे 10 डिवाइड बाई 0 किया, डिवाइड बाई 0 का एरर हो गया, या आप किसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और उसके अंदर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, गलत मेमोरी लोकेशन पे चले गए, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो ये अगर आपसे पूछ ले, इसीलिए एसिंक्रोनस है, मतलब बाहर का कोई फैक्टर आपको इफेक्ट कर रहा है, और ये सिंक्रोनस है क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो उसी में कुछ एरर आ गया, दैट्स व्हाई एक्सेप्शन हैंडल। देन कॉपी ऑन राइट। कॉपी ऑन राइट का बेसिकली मतलब क्या है, सिंपल है। देखो मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, वो इनिशियली सेम फिजिकल पेज को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब मेरे पास एक पेज है और उस पेज को दो प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं, सेम डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे उस पेज के अंदर, करते रहे। जब तक वो रीड ओनली कर रहे हैं, मतलब सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेगा, शेयर्ड पेजेस आर मार्क्ड एज रीड ओनली इन द मैपिंग, मतलब कुछ नहीं, मैपिंग है, दो बंदे एक ही पेज को एक्सेस कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन जब तक आप रीड कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे राइट अटेम्प्ट किया, मतलब आपने जैसे उसमें चेंज करने की कोशिश की, अब उस केस में दिक्कत आ गई, तो राइट करते ही ट्रिगर अ प्रोटेक्शन फॉल्ट, मतलब वहां पे एक फॉल्ट, प्रोटेक्शन फॉल्ट, मतलब आप कह सकते हो कि एक इंटरप्ट या इस तरीके से प्रोटेक्शन फॉल्ट जो है वो जनरेट होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ओएस कॉपीज ओनली दैट पेज एंड अपडेट्स द राइटर मैपिंग, मतलब पूरे प्रोसेस की कॉपी नहीं बनाएगा। जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस ऑन किया हुआ है जिसका साइज है 500 MB का, ठीक है, कोई प्रोसेस है 500 MB का, और आप उसको रीड कर रहे हो और एक और प्रोसेस है वो भी उसको रीड कर रहा है, तो यार दो बंदे अगर किसी काम को कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने राइट स्टार्ट किया, राइट करते हैं 500 MB का, अगर आप एक और प्रोसेस बनाते हो, एक और कॉपी बनाते हो, तो 500 MB और 500 MB, मतलब आपके पास 1 GB के अराउंड जो है वो डेटा आपको चाहिए, मतलब इतना स्पेस आपको चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ओएस कॉपीज, याद रखना, ओएस कॉपीज ओनली दैट पेज जिसमें राइट किया, मतलब पूरे प्रोसेस को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जिस पेज में अपडेट कर रहे हो उसकी एक फोटोकॉपी काइंड ऑफ और बना दो, ताकि एक प्रोसेस उस पे काम कर लेगा, एक फोटोकॉपी काम कर लेगा, और जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं होगा। और स्पेशली जैसे फॉक हो गया या स्नैपशॉट स्टाइल ऑपरेशंस हो गए, मतलब स्नैपशॉट्स भी क्या होते हैं कि आपका एक ओरिजिनल पेज है, आपने उसका एक स्नैपशॉट ले लिया, तो स्नैपशॉट का साइज बहुत कम होता है, आप ओरिजिनल के बराबर अगर उसकी कॉपी बनाओगे तो वो दोनों सेम साइज के होंगे। लेकिन स्नैपशॉट कर लिया तो आपके पास अपडेट भी आ गया, आपके पास पूरा स्टेटस भी है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा मेमोरी एक्वायर नहीं की, परफॉर्मेंस भी सही रही। तो ये सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही कवर कर दिए ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच में मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए कि इनकेस अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो, उनके लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आप करना चाहो तो एक्स्ट्रा से कर सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। एडवांस में आपका धन्यवाद, थैंक यू।